गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपकी एसएसटी का जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसका लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो है रिमेनिंग पोर्शन है, शेष बचा हुआ भाग है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमको पढ़ना था यहाँ से द पेशवा से, पेशवा के बारे में हमको पढ़ना था। आइए शुरू करते हैं। अंडर द पेशवा द मराठा बिकेम ए डोमिनेंट रीजनल पावर, यानी जब मराठों में पेशवा लोग आए तो उस समय महाराष्ट्र की जो शक्ति थी, मराठा शक्ति थी, वह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर गई। रीजनल पावर यानी कि क्षेत्रीय शक्ति, किसी क्षेत्र विशेष में। दे डेवलप्ड ए वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत ही सफल सैनिक संगठन बनाया, यानी सैनिक क्षमता इन्होंने अपनी बढ़ाई। और एग्रीकल्चर वाज इनकरेज, खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया गया। एंड ट्रेड रिवाइव्ड, और व्यापार को भी पुनर्जीवित किया गया। दिस अलाउड मराठास चीफ्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोंसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेस टू रेज पावरफुल आर्मीज। और जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मराठाओं का उदय हुआ तो इससे जो है उनकी शक्ति जो है बढ़ गई। यहाँ पर आपको जो पॉइंट लिखना है, ऐसे दो कॉलम बनाना है। एक तरफ आपको लिखना है कि यहाँ पर जो देखिए लिखा है कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, तो यहाँ लिखेंगे ग्वालियर। और ग्वालियर में जो थे उनको कहते थे सिंधिया, उनको क्या कहते थे? सिंधिया। ये भी सिंधिया क्या थे? पेशवा थे। और यहाँ लिखा है गायकवाड़, ये कहाँ के थे? यहाँ लिखेंगे बड़ौदा और यहाँ लिखेंगे गायकवाड़। और एक तरफ लिखेंगे नागपुर, नागपुर में जो पेशवा होते थे उनको क्या कहते थे? भोंसले कहते थे। देखिए यहाँ लिखा है भोंसले, और ये नागपुर के थे। तो किस जगह पे पेशवाओं को किस नाम से जाना जाता था उनको लिखेंगे। तो सिंधिया होंगे आपके ग्वालियर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, और भोंसले नागपुर के। इस पॉइंट को आपको लिखना है। अब यहाँ पर दिया गया एनालाइजिंग इफेक्ट, इसको देख लेते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ मराठा, यानी मराठों का विस्तार, एम्पायर माने उनका साम्राज्य का विस्तार, लेट न्यू ट्रेड रूट्स विद इन द किंगडम, द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड ए न्यू आउटलेट इन पूना, मराठा द मराठा कैपिटल। मराठाओं की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो पूना थी, ये भी आपको लिखना है। और जो सिल्क रूट था यानी रेशम का व्यापार होता था, वह कहाँ होता था? चंदेरी क्षेत्र में होता था। यहाँ देखिए लिखा है चंदेरी रीजन में। तो चंदेरी रीजन किसके लिए मशहूर था? सिल्क के बने, रेशम के बने सामानों के लिए। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी पूना, मराठाओं की। तो यहाँ से आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720। अब बताया 1720 के लेकर 1761 के बीच में मराठा की शक्ति बढ़ गई, उनका राज्य बढ़ा। मालवा और जो गुजरात थे, जो पहले मुग़लों के अधीन थे, उसको मराठों ने मुग़लों से लड़ाई करके छीन लिया, अपने में मिला लिया। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द मराठा डोमिनेटेड expanded rapidly, covering Rajasthan and Punjab in the northern Bengal, in the North Bengal and Odisha in the east, and Karnataka and Telugu territories in the south। यानी इनका विस्तार देखिए किन किन क्षेत्रों में हुआ, ये यहाँ लिखा है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दीज एरियाज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर, बट द मराठास प्रोसेस द राइट टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम देम फॉर एक्सेप्टिंग मराठास सॉवरेंटी। अंडर पेशवा बालाजी बाजीराव, उससे बालाजी बाजीराव मराठा पावर रोज टू द ग्रेट हाइट। अभी ये पॉइंट आपको लिखना है। जब बालाजी बाजीराव मराठाओं के पेशवा बने तो उस समय मराठों की शक्ति अपने उच्चतम पर थी, यानी इस समय मराठों की शक्ति बहुत अधिक थी जब बालाजी बाजीराव मराठों के पेशवा बने। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ से लिखना है। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडर पेशवा बालाजी बाजीराव मराठा पावर रोज टू द ग्रेट हाइट्स, यानी जब बालाजी बाजीराव मराठाओं के पेशवा बने उस समय मराठा शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सतारा टू पूना। और ये लाइन भी आपको लिखनी है। उन्होंने जो राजधानी का परिवर्तन किया, उस पहले सतारा थी, उसको बदल कर उन्होंने क्या किया? पूना कर दिया। किन्होंने? बालाजी बाजीराव ने कर दिया। अगले ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। ऊपर यहाँ लिखा है, नीचे से कुछ छूट रहा है, ये दो लाइन छूट रही थी, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, do these military campaigns added to their resources, they made their rulers
hostile towards the Maratha. As a result, they did not support the Marathas. During the Third Battle of Panipat in 1761, Maratha were defeated by Ahmad Shah Abdali in this battle. अब यहाँ से एक पॉइंट आपको लिखना है जो इम्पोर्टेंट है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया, 1761 में। किसके बीच लड़ा गया, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठाओं की हार हो गई। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लेना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, मराठास वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली, यानी अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया। द ड्रीम ऑफ मराठा टू स्टेबलाइज एन ऑल इंडिया एम्पायर इंडेड। मराठा एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉल एरियाज ruled by different chiefs. This situation helped the British to strengthen their hold over India. और जब मराठा हार गए इससे अहमद शाह अब्दाली से, तो मराठाओं की शक्ति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। और इस मौके का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, और अंग्रेज़ों ने जब उठाया तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर दिया गया कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको स्वयं करना है कि आंसर द फॉलोइंग। इसका आंसर जो है आपको लिखना है, इसको देख लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो है जाट। अब जाटों के बारे में देख लेते हैं। द जाट वर ए कम्युनिटी ऑफ प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट इन द मथुरा आगरा रीजन नियर दिल्ली। अब दिल्ली के आसपास जो ये क्षेत्र है जो कि मथुरा और आगरा का है, यहाँ पर जो जाट लोग रहते थे, और जाट लोग खेती बाड़ी में बहुत आगे थे और इसीलिए वो समृद्ध भी थे, धनवान भी थे। अंडर देयर लीडर Gokula, they rebelled against the high taxes levied by Mughal rulers and blocked caravan routes from Agra to Delhi. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनका जो नेता था जाटों का, उसका नाम था गोकुला, ये लिखा है। गोकुला जाटों का नेता था। इसने जो है मुग़ल शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहाँ देखिए लिखा है रिबेल्ड अगेंस्ट द मुग़ल, क्योंकि मुग़लों ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगा, हाई टैक्स लगा दिया, टैक्स वसूलना बढ़ा दिया मुग़लों ने। तो इस हाई टैक्स के विरोध में ये जो जाट थे जिनका नेता था गोकुला, इसने विरोध कर दिया। और इसने क्या किया, जो रास्ता जाता था आगरा और दिल्ली के बीच में, उस कारवां को इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, यानी रोक दिया। विद्रोह करते हुए उसने उसको जाम कर दिया और इससे मुग़लों को जो है नुकसान होने लगा। ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th centuries, द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर अंडर द लीडर ऑफ चूड़ामन। अब एक इस लाइन को भी आप लिखना है। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, ये पॉइंट आपको लिखना है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य जाटों का एक नया नेता उभर कर आया। उस नेता का नाम था चूड़ामन, यानी चूड़ामन। यहाँ देखिए लिखा है इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स में जितनी लाइनें लिखी हैं आपको लिखना है। ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी में जाटों का जो फिर से शक्ति उनकी इकट्ठा की गई, वो इकट्ठा करने का श्रेय जाता है चूड़ामन को। ये नेता बना और इसने जाटों को फिर से एकजुट किया। तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। बाई 1680s, यानी 1680 आते आते दे डोमिनेटेड द रीजन बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। जाटों का दिल्ली और आगरा पर एक कब्जा हो गया। चूड़ामन लेड द फाउंडेशन ऑफ जाट डायनेस्टी इन भरतपुर। अब ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है जो लिखा गया है कि चूड़ामन जो था इसने लेड द फाउंडेशन, इसने स्थापना की किसकी, जाट वंश की। और कहाँ पर की, भरतपुर में। तो भारतपुर में ऐसे लिखना है, भरतपुर नहीं है, भरतपुर है, भारत मत लिखिएगा, भरतपुर एक जगह है। और इस भरतपुर में इस चूड़ामन ने जाटों की एक वंश की स्थापना की ताकि जाटों पर उनका कंट्रोल बना रहे। The kingdom of Bharatpur emerged as a strong state under their able ruler सूरजमल, who was a good commander and administrator। और जिस साम्राज्य की स्थापना चूड़ामन ने की, उस चूड़ामन के द्वारा जो साम्राज्य की स्थापना की गई, उसकी शक्ति का विस्तार हुआ एक नए नेता के रूप में, और वो नया नेता था सूरजमल। ये सूरजमल आया था चूड़ामन के बाद में, और इसने क्या किया, इसने जाटों की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया। तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है, ये सूरजमल वाला भी लिखना है, जाट डायनेस्टी वाला भी लिखना है, और चूड़ामन वाला तो लिखना ही लिखना है। जाट बिल्ड ब्यूटीफुल फोर्ट्स, जाटों ने क्या किया, सुंदर सुंदर किले बनाए। द भरतपुर फोर्ट वाज बिल्ट इन ट्रेडिशन स्टाइल, भरतपुर में भी इन्होंने किला बनाया। और सम ऑफ देयर बिल्डिंग्स वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद शाहजहाँ। और इनका जो कुछ इमारतें बनी वो उस तरह थी जैसा शाहजहाँ बनवाया करता था। द जॉर्ज बुल्ट एन इलाबोरेट गार्डन पैलेस एट डिग
विच वॉज फ्यूजन ऑफ स्टाइल सीन एट अंबर एंड आगरा। अब लिख लेना कि जाटों ने क्या बनाया, एक इलाबोरेट गार्डन बनाया, और जो गार्डन बनाया ये अंबर और आगरा में जो बने बाग थे उसी की स्टाइल पर थे। तो जाटों ने जो बाग का निर्माण कराया वो कहाँ पर कराया, यहाँ पर डिग में कराया, और जो बाग बनी थी यहाँ पर वो एक तरह से मिश्रण था किसका, अंबर में और आगरा में बनी बाग का। अब इसको देख लेते हैं, रेड पॉइंट में कुछ दिया गया है, ये इसको देख लेते हैं, रेड पॉइंट में दिया गया है, यहीं से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दिया गया है इल्स वे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यहाँ पर दिया गया है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1794, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई उसका समय दिया गया है, इस समय आपको नोट करना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई, 1789 से लेकर 1794 के बीच में। इसमें दिया है इन 18th सेंचुरी अमेरिका एंड यूरोप कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय द राइट to participate in the affairs of their government like India. They were the subject to the kings and not the citizen. हुआ ये था कि फ्रांस में जो लोग थे उनको शासन में बहुत अधिक अधिकार नहीं था। जैसे हमारे इंडिया में होता ना कि हम लोग वोट देकर चुनते हैं कि कौन लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन मिनिस्टर बनेगा, हम अपने वोट से तय करते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा उस समय नहीं था। उस समय इंडिया में भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय इंडिया में अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हमको भी अधिकार नहीं मिला था। तो इन्हीं सब के विरोध में फ्रांस की जनता ने क्रांति कर दी और अपने राजा को मार दिया और अपने अधिकार राजा से छीन लिए, यानी उनको बहुत सारे अधिकार मिले। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज द सोशल। अब इसमें कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ ऊपर कुछ लाइनें हैं, इसको देख लेते हैं। ये टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरियाज डोमिनेटेड बाई देम। जाटों के समय में दो शहर बहुत बड़े केंद्र बनकर उभरे, किसके, व्यापार के। ये दो जो सेंटर थे, एक था पानीपत और दूसरा था बल्लभगढ़। तो दो शहर जो थे ये इनके समय में, जाटों के समय में प्रमुख केंद्र व्यापार के बनकर उभरे। और इस तरह आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। अब आपकी एसएसटी का हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से जो असेसमेंट जोन है इसको आपको स्वयं करना है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले किसी चैप्टर के साथ। आपका जियोग्राफी का पोर्शन अभी इनकम्प्लीट है, तो आगे से हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट है आपका, सिविक्स लगभग कंप्लीट है, सिविक्स भी कंप्लीट है, लगभग नहीं पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग हिस्ट्री को जियोग्राफी को शुरू करेंगे, जिसमें 2-3 चैप्टर रह गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।